हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर। इसका सेकंड वीडियो है ये। फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप ऊपर देख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड वीडियो है इसके अंदर। उसके अंदर हमने 2-3 क्वेश्चन कवर करे थे, तो इसके अंदर भी हम 2-3 क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने पहले वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके थे एग्रीकल्चर कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी। बेसिकली हमने ये चीज़ कवर करी थी कि एग्रीकल्चर कैसा था और इकोनॉमी टोटल बेसिस कैसी थी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडस्ट्रीज कैसी थी इंडिया के अंदर, कैसे उसमें काम होता था, कैसी थी वो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्वेश्चन की हेडिंग होगी। नेक्स्ट है डिकेड ऑफ द वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो हमारी वर्ल्ड फेमस जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथों से चीज़ें बनती थी, चाहे वो धोती थी, चाहे वो कोई भी आइटम थी, फैंसी आइटम, फैंसी क्लोथ्स, जो भी हैंडवर्क का काम होता था, तो हैंडवर्क का काम हो गया जो ब्रिटिश रूल आया। तो जो वर्ल्ड फेमस था ना हमारा हैंडवर्क का काम इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। उसकी जो फेम थी वो रिड्यूस हो गई। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे कि वो जो फेम जो हैंडीक्राफ्ट की पूरे वर्ल्ड वाइड में कितनी अच्छी जो फेम उसने क्रिएट कर रखी थी अपने काम को लेकर, सबको वो काम इतना पसंद आता था, हर कोई इसको पहनना चाहता था, उन चीज़ों को कंज्यूम करना चाहता था। तो उन्होंने अपनी फेम कैसे खो दी, इन द रूल ऑफ ब्रिटिश राज। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट पे हम डिस्कस करें तो डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज कर रहा था, तब जो उसकी पॉलिसीज थी तो वो इतनी अच्छी नहीं थी। वो जो राज था, मतलब जो ब्रिटिश के लोग थे, वो हमें एक्सप्लॉइट करने आए थे, लेकिन लोगों को लग रहा था कि वो यहाँ पे राज कर रहे हैं, अच्छे से इंडिया की इकोनॉमी को आगे ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिले। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक्स हम देख पा रहे हैं वो है कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसीज का मतलब होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाली ड्यूटीज़ वगैरह। ठीक है, कि कितने पैसे लगेंगे कुछ आइटम इम्पोर्ट होगी, या फिर कितने पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट होगी। ठीक है, तो जो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट करते थे, मतलब जब रॉ मटेरियल की बारी आती थी कि इंडिया से बाहर जब रॉ मटेरियल जाएगा, तो वो बिल्कुल कैसा था, टैरिफ फ्री, मतलब पैसे नहीं लगते थे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। ठीक है, जबकि हम जब इंपोर्ट करते थे, मतलब जब हम फिनिश गुड को इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ब्रिटिश के कंट्री से, तो हमें क्या करना पड़ता था, वो भी क्या था, टैरिफ फ्री। मतलब तब भी फिनिश गुड जो आते थे वो भी टैरिफ फ्री होते थे, मतलब टैक्स नहीं मिलता था उसके बदले में। अब इससे हुआ क्या, देखो हमारे जो रॉ मटेरियल थे वो सस्ते दामों में कहाँ जा रहे थे, बाहर, मतलब ब्रिटेन की कंट्रीज़ में जा रहे थे, बाहर जा रहे थे। ठीक है, और वो टैरिफ फ्री थे क्योंकि हमें उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। इन जो मतलब जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था रॉ मटेरियल को किसी और कंट्री में बेचने पे, तो वो जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हो कर रहे थे वो लोग। ठीक है, उसके बाद जो इंपोर्ट कर रहे थे, अब जब इंपोर्ट करते हैं कोई आइटम, तो इंपोर्ट में अगर टैक्स ना लगा हो, मतलब टैरिफ पॉलिसी बहुत ही लाइट हो, तो जो इंपोर्ट वाली आइटम है वो उस डोमेस्टिक कंट्री की आइटम से बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन के यहाँ पे बहुत सारी जो मशीनरी वर्क था वो था, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट थी वो ऑलरेडी बहुत कम थी। लेकिन बाद में उन्होंने जो इंपोर्ट की पॉलिसी ऑफ फिनिश गुड की बिल्कुल ही फ्री कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो टैक्स लगने चाहिए थे तो वो टैक्स भी नहीं लगे, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट थी हमारी डोमेस्टिक कंट्री के जो प्रोडक्ट है उससे बहुत ज़्यादा नीचे थी, जिसकी वजह से उनको एकदम से बूस्ट मिला। मतलब हर कोई उसकी तरफ जाने लगा, बिकॉज कोई चीज़ सस्ते में मिलने लग जाती तो हर कोई चीज़ उसको एक बार यूज़ करके ट्राई करता है। जब वो ट्राई करने पे अच्छी निकलती तो हर जो कस्टमर है वो फिक्स हो जाता है कि ये इसी चीज़ का हम प्रोडक्ट को लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट था डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसिपल कोर्स। मतलब जो राजा महाराजा नवाब थे, प्रिंस थे, ये सब हैंडीक्राफ्ट के वर्क को बहुत अच्छा समझते थे। वो जनरली हैंडीक्राफ्ट के वर्क को ही अपने डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ करते थे। लेकिन जब ये सब खत्म हुए ब्रिटिश राज के अंदर, तो हैंडीक्राफ्ट की हालत भी बिगड़ने लग गई। हैंडीक्राफ्ट की हालत इसलिए बिगड़ने लगी क्योंकि राजा महाराजा किसी भी कंट्री के बहुत अच्छे माने जाते हैं, एक अच्छी पोजीशन में माने जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से जब राजा नवाब चले गए, उसके बाद ब्रिटिश राज आया, तो लोग ब्रिटिश राज को फॉलो करने लगे। जब ब्रिटिश राज को फॉलो करने लगे तो वो हैंडीक्राफ्ट का काम नहीं पहनते थे, वो अपने देश का वर्क पहनते थे, जिसको हम मॉडर्न क्लोथ्स बोलते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट क्या होता चला गया, धीरे धीरे कम होता चला गया, डिकेइंग में आगे बिल्कुल ही। ठीक है, कंपोजिशन फ्रॉम द
कंपटीशन जो था, अब हमारा जो कंपटीशन था वो सिर्फ अपने देश से नहीं था, इंग्लैंड से नहीं था। हम जो लड़ रहे थे बेसिकली, हम लड़ रहे थे मशीनों से, क्योंकि इंग्लैंड में जो चीज़ें बन रही थी वो मशीनों से बन रही थी। जो मशीनों से प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा लेस कॉस्टली होता है, प्रोडक्टिविटी उसकी हाई होती है, आउटपुट उसका हाई होता है, उसकी फिनिशिंग अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट का काम है उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती, वो कॉस्ट कंज्यूमिंग काफ़ी होता है। एक तो उसमें पूरा टाइम लेबर लगी रहती है, जिसकी वजह से उसके जो रेट है वो एक्सट्रीम हाई हो जाता है, तो उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो अब कंपटीशन मशीन मेड प्रोडक्ट था तो कॉस्ट भी लो थी और क्वालिटी क्या थी, क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने लगी और सस्ते में मिलने लग गई। तो कंज्यूमर मतलब जो इंडिया के लोग थे वो सारे के सारे कहाँ शिफ्ट हो गए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले कपड़ों पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जितनी भी आइटम्स थी, गुड्स थी, वहाँ पे वो पहुंच गए। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट का वो एक तरीके से भूल गए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट एक तो अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलता था और दूसरी बात कि वो अगर अच्छी क्वालिटी में होता था तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता था, कॉस्टली पड़ता था हमें। ठीक है, नेक्स्ट जो आया कि न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। देखो, अब जब हम किसी को कोई चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ फैशन में है, वो हमें कैसे पता चलती है, जब अमीर लोग, बड़े जो ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं, जब हम उनको देखते हैं फिर पता चलता है कि यार ये चीज़ ट्रेंड में है। ठीक है, जो हमें यूट्यूब पे दिख रहा है, जो हमें इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, जो हमें बड़े बड़े लोग जिस चीज़ को वियर कर रहे हैं, हम सोचते हैं इट इज़ इन अ फैशन, तो हम वो चीज़ को पहनना चाहते हैं, उस चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, चाहे वो कितनी अटपटी हो। तो वैसे ही इंडिया के लोग भी, जो ब्रिटिश के लोग पहनते थे, वो उस चीज़ों को पहनने में वो लोग ज़्यादा फेवर में थे। इसलिए हमारे इंडिया में भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को जीना उन्होंने उनके दिमाग में बैठ गया कि हमें अभी ये लाइफस्टाइल जीना है, ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे खाना खाना है, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने मतलब ब्रिटिश राज ने रेलवे सिस्टम को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करा। रेलवे सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी जो फिलोसफर्स हैं वो ये बोलते हैं कि उन्होंने जो किया अच्छे के लिए किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटिश राज के अंदर जो भी रेलवे का कनेक्टिविटी हुई है वो इसलिए की गई थी ताकि जो रॉ मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सके, पोर्ट तक पहुंच सके, ताकि वहाँ से वो शिप के थ्रू अपने इंग्लैंड में वो लोग वहाँ से ले जाए, और जो फिनिश गुड इंग्लैंड से आने हैं वो इजीली पोर्ट तक आ जाए शिप के थ्रू, और उसके बाद रेलवे मिल जाए, और रेलवे के बाद वो लोग जो फाइनल गुड है जो ब्रिटिश से आ रहे हैं वो वहाँ पे पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट इजीली हो सके। ठीक है, तो ये था उसका मेन मोटो रेलवे के आने का यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। कि फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश रूल के टाइम, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो कैसा था। फॉरेन ट्रेड के अंदर आज हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में जो ट्रांसैक्शन, जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के इन मॉनेटरी टर्म्स, तो उन चीज़ों की हम बात कर रहे होते हैं जनरली। तो जो ऐसी पॉलिसीज़ थी, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो कि हमारे फेवर में नहीं थी, मतलब इंडिया के फेवर में नहीं थी, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई। और फॉरेन ट्रेड को कैसे उसने कवर अप किया वो हम आप पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड। ये मैं आपको कल ही बता चुका था लास्ट वीडियो के अंदर, तो जो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन से जाके वहाँ पे देख लो। सॉरी। तो देखो उसमें लिखा हुआ है कि हम जो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ थी रॉ मटेरियल। जब हम रॉ मटेरियल को, किसी भी कंट्री का रॉ मटेरियल को अगर हम किसी और कंट्री में लाके बेच देते हैं तो उससे होता क्या है कि फिनिश गुड कि वो जो चीज़ है फिनिश गुड हमारी कंट्री में नहीं बन पाता, प्रोडक्शन नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको, दाल मखनी की जो रो दाल है वो हम किसी और कंट्री में भेज रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल वो 80 रुपये किलो है तो 80 रुपये किलो, लेकिन जब वहाँ से ही दाल मखनी पूरी प्रॉपर बन के आएगी तो क्या वो 80 रुपये किलो रहेगी, नहीं, वो 200 रुपये किलो हो जाएगी या और ज़्यादा। जब वो रेस्टोरेंट में सर्व होगी तो और महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो जो फिनिश गुड होता है उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रॉ मटेरियल में इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। ठीक है, अब फिनिश गुड कहाँ से आते थे, ब्रिटिश से। जितने भी फिनिश गुड आने हैं, चाहे वो खाने की आइटम हो, चाहे वो अपना क्लोथिंग की आइटम हो, शूज़ की आइटम हो, तो सारी फिनिश गुड हम किसके यूज़ करते थे, ब्रिटेन के यूज़ करते थे, इंग्लैंड के यूज़ करते थे। ठीक है, तो जो प्राइमरी गुड जाते थे, फॉर एग्जांपल सिल्क, लेकिन वहाँ से बन के क्या आ रहा है, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को कि भाई फिनिश गुड आ रहे हैं, सिल्क क्लॉथ जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिल्क को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही वूल मतलब जब सर्दियों में कपड़े चाहिए होते हैं वूल के, तो वूल वहाँ जा रही है, लेकिन वूलन क्लॉथ्स वहाँ से बन के आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कॉटन यहाँ से जा रही है, क्योंकि कॉटन का नॉर्मल इतना यूज़ नहीं है, लेकिन जब कॉटन की शर्ट्स, कॉटन के कपड़े बन के आते हैं तो वो हमें हेल्पफुल होते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड।
जो हमारा मोनोपोली कंट्रोल था इंडियन फॉरेन ट्रेड, वो कैसा था? मोनोपोली का मतलब होता है एक का ही राज हो, जब किसका राज हो, एक की ही पॉलिसी चल रही हो, एक का ही राज चल रहा हो, उसको बोलते हैं मोनोपोली कंट्रोल। तो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ द कंट्रोल बाय ब्रिटिश, कौन कंट्रोल करता था पूरे ट्रेड को? ब्रिटिश के लोग कंट्रोल करते थे। नेक्स्ट, 50% और मोर देन 50% ऑफ फॉरेन ट्रेड डायरेक्टेड टुवर्ड द ग्रेट ब्रिटेन। जितना भी हम ट्रेड कर रहे होते थे मोस्टली उसमें एक ही कंट्री एंगेज थी, वो थी ब्रिटेन। बस एक ब्रिटेन के साथ ही हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते थे, ट्रेड करते थे, और बाकी कंट्रियों को नहीं करते थे। बिकॉज अगर ये बात पता चल जाती बाकी कंट्रीज को कि इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते दामों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो बाकी कंट्रीज भी इंटरेस्टेड हो जाती और बाकी कंट्रीज भी आ जाती इंडिया के अंदर। लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, उन्होंने लोगों को बताया ही नहीं और ब्रिटेन में सारा रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया बिकम द ह्यूज मार्केट फॉर द ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन के जितना भी फाइनल गुड्स बनते थे ना, वो मोस्टली कंज्यूम किसके थ्रू किए जाते थे? इंडियन के लोगों के द्वारा जो थे कंज्यूम किए जाते थे। नेक्स्ट लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट इसका, सरप्लस ट्रेड बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश के लोग थे वो सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, मतलब लॉ को बनाना, लॉ कौन तोड़ रहा है उनको पनिश करना, जेल्स बनाना, रेलवे का कंट्रोल करना, तो ये सारे काम किसके थे? ब्रिटिश के थे, ठीक है। अब आगे जो सरप्लस था, मतलब जो हम ट्रेड करते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद जब पैसा बच जाता है, ठीक है, मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो उसके बाद हमें सरप्लस बचता है। तो सरप्लस जब बचता है वो सरप्लस उन्होंने डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर नहीं लगाया। इंडिया की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर पैसा लगना चाहिए था, जो सरप्लस था, उसको भी उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर। और उसका जो काम था वो क्या करा कि सरप्लस को, जो सरप्लस आता था वो कहाँ से आता था? एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि एक बैकवर्ड इकोनॉमी को दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि कोई इकोनॉमी अपना रॉ मटेरियल ही किसी और कंट्री को देती है तो इट शोइंग देयर बैकवर्डनेस, ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है सरप्लस यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड वॉर। और जो बाकी पैसा बचा होता था वो लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में मान लेते थे कि ये लॉयर की फीस हो गई, ये जज की फीस हो गई, ये रेलवे का खर्चा हो गया, ठीक है। और वॉर मतलब कि गन्स चाहिए, बुलेट्स चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए, तो उसके अंदर वो यूज़ हो गया। तो बाकी देखा जाए तो ह्यूज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो वेल्थ है उसको गटर के अंदर डाला जा रहा था। ह्यूज वेल्थ इज ड्रॉन इनटू अ ड्रेन, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि उस टाइम टोटल उस देश में कंट्री की सिचुएशन कैसी थी। एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट, तो सबसे पहले बर्थ रेट क्या होता है कि जहाँ पे कितना बर्थ रेट हो रहा था, मतलब कितने लोग पैदा हो रहे थे और कितने लोग मर रहे थे, ठीक है। तो 48 लोग पर 1000 बर्थ रेट था, और जो हमारा डेथ रेट था 40 पर 1000 हमारा डेथ रेट था, ठीक है। इसको लर्न कर लेना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारा इन्फेंट मोरालिटी रेट, इसके बारे में मोर्टेलिटी रेट, तो ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो भी बेबी पैदा होता है और 1 साल से पहले पहले अगर वो मर जाता है, मतलब 1 ईयर से पहले पहले उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आज की डेट में सिर्फ 34 बच्चे मरते हैं पर 1000, मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो सिर्फ 34 बच्चे मरते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ये 34 से लेकर 34 नहीं था, वो कितना था 218, मतलब 218 बच्चे मर जाते थे अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है कि हम कितने साल जिएंगे। तो उस टाइम कितना था? सिर्फ 32, कि 32 ईयर्स के बाद मर जाएंगे ड्यू टू एनी रीजन, स्टार्वेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, बहुत सारे एलिमेंट थे। लेकिन आज की डेट में वो कितना, दैट इज 68। तो काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट है तब से लेके आज तक के अंदर, लेकिन हमें फिर भी और ग्रोथ करना है इंडिया को भी, ठीक है। लिटरेसी रेट क्या थी? टोटल लिटरेसी रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस है 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर से 16% ही लोग पढ़े लिखे थे जिनको अपने नाम पढ़ना और लिखना आता था, ठीक है। और फीमेल की अगर बात करते हैं तो वो सिर्फ टोटल इन 16% में से 7% ही थी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया है, और आपको अगर ये नोट्स चाहिए सारे बने हुए, तो प्लीज़ मुझे अबाउट सेक्शन में जाओ। अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, इंस्टाग्राम का लिंक दबा के DM करो मेरे को, मैं आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा वहाँ पर, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे जो क्लास के ग्रुप आपके बने हुए हैं, अच्छे अच्छे जो बडीज़ आपके, उन सबको शेयर करो, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया किसी को बोलने पर। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।